पत्रकारिता में भी एक प्रामाणिकता और पत्रकारिता में भी राष्ट्र धर्म आज बहुत माल बिकाऊ है साहब। हर आदमी की कीमत है और कहा जाता है कि किसी को भी किसी भी कीमत पर खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर बिकते नहीं हैं, वही देश के लिए कुछ करते हैं। और मैं अब जिनका परिचय करवा रहा हूं वो एक ऐसे ही पत्रकार योद्धा हैं जिन्होंने मात्र पत्रकारिता के क्षेत्र में ही नए मानदंड स्थापित नहीं किए, अपितु भ्रष्टाचार की जड़ों को हिला करके ही नहीं रखा, केवल नेताओं को ही नहीं झकझोरा, माने राजनीति से लेकर के न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर पहली बार यदि किसी ने बहुत बड़े रूप में प्रहार किया तो वो हैं हमारे भाई विनीत नारायण जी। एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई विनीत नारायण जी ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जहां से ये भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज केवल भारतीय नहीं वैश्विक पटल पर उठी, और एक मोर्चे पर नहीं, चारों ओर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अब एक पत्रकार, और आपको पता है कि एक पत्रकार उसकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं होती, संसाधनों की दृष्टि से, आर्थिक साम्राज्य की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से उसके पास क्या होता है? एक तरफ सारी राजनीतिक आसुरी शक्तियां, दूसरी तरफ न्यायपालिका की भी भ्रष्टाचार को जब चुनौती दी तो वो भी आग बबूला हो उठी, और दूसरी तरफ सत्ता और संपत्ति की जो साठगांठ होती है, इसलिए राजनीति और कॉर्पोरेट हाउस जब उनकी कुटिलता और उनका एक बहुत बड़ा कुचक्र और षड्यंत्र, उसके बीच में कोई आदमी कैसे सरवाइव कर सकता है, कोई सोच नहीं सकता। ऐसे विकट संकटों के बीच में, विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़ता रहा, देश में लड़ा, विदेश में जाकर के लड़ा, और अंततः आप सब ने सुना है वो जैन डायरी के बारे में, वो हवाला कांड जिसने इस देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल उठाया था कि ऐसे ऐसे लोग जिनको हम सोचते थे ये तो बहुत ईमानदार होंगे, जो अभी हम काले धन के बारे में बात करते हैं ना, कि जब तक सत्ता से इनका पत्ता साफ नहीं होगा तब तक देश को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े नाग, ये जहरीले नाग इस कदर वहां पर बैठे हुए हैं कि इनके बारे में आप पता ही नहीं लगा सकते कुछ भी। भाई विनीत नारायण जी ने उनके बारे में सब कुछ झेला है, उसको सहा है, और प्रामाणिकता के साथ में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है। माने हम ये सोचते हैं कि ये तो कभी हो ही नहीं सकते भ्रष्टाचारी, उन्होंने भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, उसमें कई भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कोई उप प्रधानमंत्री, कोई जो है क्या क्या उनमें रहे हैं। वो 2 पुस्तकें जब से आई हैं तब से फिर दोबारा से भूचाल उठ रहा है, और ऐसे एक अनथक योद्धा जो कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, और सैकड़ों करोड़ की दौलत जिनको खरीद नहीं सकी, कभी बिका नहीं, ऐसा योद्धा पत्रकार भाई विनीत नारायण हमारे बीच में है। भाई विनीत जी का एक बार पूरे योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन हम करते हैं। और देखो, सब चीजें बिकाऊ होती ही नहीं, उनको कोई खरीद नहीं सकता किसी भी कीमत पर। आदरणीय स्वामी जी, मंचासीन महानुभाव और युवा भारत के सेनानियों, मेरे कुछ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मित्रों की इच्छा थी कि स्वामी जी के साथ कुछ चर्चा की जाए गंभीर। जो वो बोलते हैं उसके विषय में कुछ प्रश्न थे, पर स्वामी जी ने आज्ञा दी कि आपको बोलना है। पर एक शेर मैं अक्सर कहा करता हूँ जो मेरे दिल की पीड़ा आपको तक पहुँचाएगा, और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ उम्मीद थी कि वो लड़ाई में साथ देंगे। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शुरू की थी 1993 में, 17 वर्ष पहले अकेले, लेकिन उन लोगों ने इतने धोखे दिए, और वो सब बहुत बड़े बड़े मशहूर लोग थे,
तो ये शेर उस पीड़ा को व्यक्त करता है। उसके बाद बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। इतने फरेब खाए हैं हुस्ने तमाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। मत पूछो किस किस ने धोखे किए, अपनों के चेहरे शर्म से झुक जाएंगे। मत पूछो किस किस ने धोखे किए, अपनों के चेहरे भी शर्म से झुक जाएंगे। इसलिए वो कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 पुस्तकें भी हाल में प्रकाशित हुई हैं, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार, और अदालत की अवमानना, कानून का दुरुपयोग। बहुत आसानी से बाज़ार में उपलब्ध नहीं है क्योंकि साधन नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट पर वो किताबें हैं, बिना खरीदे भी पढ़ी जा सकती हैं, www.vinitnarayan.net पे। तो अगर आपको रुचि हो तो उसमें आपको बहुत सारी कहानी सुनने को मिल जाएगी। मैं मानकर चलता हूं कि आप सब लोग समर्पित हैं एक विचार के प्रति, अनुशासित हैं और संगठित हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पर यह याद रखिए कि भ्रष्टाचार की लड़ाई बहुत आसान लड़ाई नहीं है। संतों से ही अगर आप चर्चा करेंगे तो वो कहेंगे कि ये कलयुग है और कलयुग में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। जितना छलनी में छानोगे उतनी कीचड़ ज्यादा निकलेगी। जर्मनी की एक कहावत है, व्हेन यू पॉइंट वन 3 पॉइंट एट यू। जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हम पर उठ जाती हैं। और वो पूछती हैं कि जो बुराई हम दूसरे में देख रहे हैं, क्या ये हमारे परिवेश में तो नहीं है? दूसरी पूछती है क्या हमारे परिवार में तो नहीं है? और तीसरी पूछती है क्या वो हम में तो नहीं है? तो एक उंगली उठाने से पहले इन 3 प्रश्नों के उत्तर अगर ये है कि नहीं, ये बुराई हमारे परिवेश, परिवार और हम में नहीं है, तब हम इस लड़ाई के योद्धा बन सकते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हमारे साथ भाई सुधीर जी आए हैं। वैसे तो जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आप अपराध शास्त्र के विषय के हैं और ये बताते हैं, इनका रिसर्च बताती है कि कानून बनाने से भ्रष्टाचार या कोई भी अपराध मात्र 5% कम होता है। इस देश में चोरी के खिलाफ कानून है कि नहीं? चोरी करना जुर्म है कि नहीं? पर चोरी होती है। मर्डर करना, हत्या करना जुर्म है कि नहीं? हत्याएं होती हैं। पिछले दिनों 10 महीने देश में एक आंदोलन चला, अच्छी भावना से चला, कि भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए एक कानून बना दिया जाए। और एक ऐसी उत्तेजना फैलाई गई देश में, एक इस तरह का वातावरण बनाया गया कि जिससे यह संदेश दिया गया कि अगर यह कानून बन जाता है तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जिस वर्ष बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना, उस वर्ष 35 लाख बाल विवाह हुए। कानूनों से भ्रष्टाचार नहीं रुकता। बना लो, जन लोकपाल बिल भी पास करा लो। जन लोकपाल के अपने मित्रों, साथियों से हमारी कई बार टेलीविजन चैनल्स पर चर्चा होती थी, हर चैनल पे, और हम कहते थे मान लीजिए 100% आपकी बात मानकर ये कानून बना लें तो क्या आप गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? तो जब पहला जंतर मंतर का धरना हुआ तो बोलते थे पूरा खत्म हो जाएगा। फिर पता नहीं कहां से थर्मामीटर नाप के ले आए और बोले 65% कम हो जाएगा, 65% कम हो जाएगा। अब कहते हैं कि नहीं, कुछ तो जरूर कम होगा। अरे कुछ तो आज के भी कानूनों से कम हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, स्वामी जी ने ठीक ही कहा, केवल राजनेता ही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं है और केवल एक दल के राजनेता ही भ्रष्टाचार के लिए नहीं जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर इस देश में हो रहा है, लूट हो रही है, तो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो बहुत थोड़ा पैसा लगाकर जनता के पैसे से देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं। और वही लोग इस देश के राजनेताओं को, अफसरशाही को और मीडिया को खरीद कर भ्रष्ट बना रहे हैं। मीडिया जो अपने को चौथा खंबा कहता है, मीडिया मानता है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर निगाह रखने के लिए मीडिया है और एक दूसरे पर निगाह रखने के लिए चारों खंबे हैं। आज इस देश की
जो बहुसंख्यक आबादी है वो गांव में रहती है। और आप कोई भी अखबार या टेलीविजन उठा के देख लीजिए, भारत की बात, यानी भारत मतलब गांव की बात कि शहर की बात, भारत के गांव की बात कितनी देर टेलीविजन में आती है और कितनी देर अखबारों में आती, कितनी जगह में आती है। और फिर भी अगर हम ये दावा करें कि हम पत्रकार भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इससे बड़ा फ्रॉड, झूठ, फरेब कुछ नहीं होगा। इस देश का आम आदमी, गांव में रहने वाला आदमी किन हालातों में जिंदगी जी रहा है, विकास का फल उस तक क्यों नहीं पहुंच रहा, आज आज़ादी के 6 दशक बाद उसकी स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं क्यों नहीं है, उसका जीवन सुरक्षित क्यों नहीं है, उसके श्रम पसीने की कमाई की पूरी कीमत उसे क्यों नहीं मिलती, इन सवालों का जवाब क्या मीडिया उठाता है? टेलीविजन पर भी हम लोग डिबेट करते हैं, चौंचे लड़ाते हैं एक दूसरे से, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून बनाने की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। तुम मेरी पीठ सहलाओ, मैं तुम्हारी पीठ सहलाऊं। मैं समझता हूं भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई, काले धन को चाहे वो देश के बाहर है, देश के अंदर है, बाहर लाने की लड़ाई, इसके बुनियाद में है इस देश के विकास का ढांचा। ये जो विकास का मॉडल हमने अपनाया है, ये विकास चंद लोगों को तो वो सुविधाएं दे सकता है जिनके सपने टेलीविजन के ट्रेलर में, विज्ञापनों में दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या 122 करोड़ लोगों के पास होंडा मोटरसाइकिल आ सकती है? क्या हर घर में टेलीविजन रंगीन आ सकता है? क्या हर एक के घर में फ्लश की लैट्रीन हो सकती है? क्या सारे देश में सीवर की लाइन जा सकती है? जिस तरह हमने जमुना को मार डाला, जिस तरह देश की नदियों को मार डाला, जिस तरह हम सारा औद्योगिक कचरा और घरों का कचरा नदियों में डालकर उनको प्रदूषित कर रहे हैं, जिस बेदर्दी से खनन करके हम इस देश के पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिस बेदर्दी से हम जंगलों को काट कर पृथ्वी को नंगा कर रहे हैं, हम उस कालिदास की तरह हैं जो जिस शाखा पर बैठा उसी को काट रहा है। सबसे ज्यादा मुनाफे का कारोबार खनन का कारोबार है। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा, खान मंत्री को पैसा दे दो, मुख्यमंत्री को पैसा दे दो, खान विभाग को पैसा दे दो, पर्यावरण वन विभाग को पैसा दे दो और रसीद कटवाओ 1 ट्रक की और 100 ट्रक माल उठाकर ले जाओ और बेच दो देश के बाहर ले जाके। एक पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होता, पहाड़ का नाम है भूधर। वो धरती को धरता है, धरती को धारण करता है। पहाड़ के रहने से मेघ आकर्षित होते हैं, जिससे वर्षा होती है, हरियाली होती है, पेड़ होते हैं। वो जो पानी पहाड़ पर गिरता है, उसकी सतह पर गिरता है, वो जब रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर जाता है तो पृथ्वी के अंदर का भूजल स्तर ऊंचा उठता है। जब हम पहाड़ को काटते हैं, हम पर्यावरण के चक्र को तोड़ डालते हैं, भूजल स्तर नीचे चला जाता है, वर्षा होनी बंद हो जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, वन्य जीवन समाप्त हो जाता है और हमारे जीवन पर संकट आ जाता है। लेकिन हम नृशंस राक्षसों की तरह अपने प्राकृतिक धरोहरों का विनाश करने पे तुले हुए। विकास का मॉडल कुछ लोगों को सुखी बनाकर ज्यादा लोगों को बदहाल बनाने का ये विकास मॉडल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह शिक्षा की बात, शिक्षा जो हमें स्वावलंबी बनाए, शिक्षा जो हमें नैतिकता दे, शिक्षा जो हमें अपने परिवेश, पर्यावरण, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव पैदा करे, वह शिक्षा ना होकर आज शिक्षा है प्रतियोगिता की, जीत में आगे बढ़ने की, ज्यादा से ज्यादा कमाने की, ज्यादा से ज्यादा भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने की, और चाहे देश गड्ढे में जाए, चाहे परिवेश गड्ढे में जाए, मैं सबसे ज्यादा सबसे दौड़ में आगे बढ़ जाऊं। यह शिक्षा इस देश की सनातन पद्धति नहीं थी। स्वास्थ्य, बड़ी बड़ी दवा कंपनियों को प्रमोट करके उनके मुनाफों को बढ़ाकर लोगों को बीमार करने का पूरा स्वास्थ्य का, ये पूरी एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। मैं तो पहली बार स्वामी जी के मंच पर आया हूं, ना तो इतना ज्ञानी हूं, ना कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूं, एक छोटा सा सिपाही पत्रकारिता का, लेकिन मैं स्वामी जी के कई बार प्रवचन सुने हैं टेलीविजन पर, और मुझे लगता है कि जो सोच है इस देश को बनाने की, उसमें एक ईमानदारी दिखाई देती है। स्वामी जी के अंदर एक इच्छा है कि कुछ शुभ हो, कुछ शुभ हो,
और जैसा कि उर्दू में एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं समझता हूं कि स्वामी जी अगर निष्पक्ष रहकर उद्देश्य के प्रति अपनी इसी भावना से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वो लोग जिनको लगता है कि नहीं इनका कोई निहित स्वार्थ है, जिनको लगता है कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनको भी समझ में आएगा कि नहीं स्वामी जी वास्तव में बदलाव चाहते हैं। बहुत से लोग दृष्टा होते हैं, बहुत से लोग फेंस सिटर कहते हैं अंग्रेजी में, जो दीवार पर बैठे रहते हैं, तो इधर कूद जाएंगे या इधर कूद जाएंगे। और बहुत से लोग सहयोगी होते हैं और बहुत से लोग शुरू में उपहास करते हैं, फिर विरोध करते हैं और फिर समर्पण करते हैं। ये सामाजिक जीवन की प्रक्रिया है। पर जो ये सोच लेता है कि मुझे अपना लक्ष्य पाना है, उसे कोई बाधा टिका नहीं पाती। जब इस देश के 115 ताकतवर लोगों से मैंने 1991 में भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू करी, हर दल के बड़े नेता और मंत्रियों के विरुद्ध, तो सब मजाक उड़ाते थे कि तुम चंद रुपयों में खरीद लिए जाओगे, तुमको सत्ता में पद दे दिया जाएगा, तुमको मरवा दिया जाएगा। लेकिन जाको राखे साइयां मार सकेगा कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। और हम तो भैया वृंदावन वासी हैं, स्वामी जी ज्ञान मार्गी हैं, हम भक्ति मार्गी हैं। ज्ञानी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, भक्ति वाले तो भावुक होते हैं। हमारे बंगाली में कहावत है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण रखने वाला है तो कोई बचा मारने वाला नहीं, और अगर कृष्ण ने तय कर लिया है कि हमें मरना है तो कोई बचा नहीं सकता। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में उनका जलवा, लेकिन उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। कितनी भी हम सुरक्षा कर लें, अगर हमारा समय आया है तो कोई हमें बचा नहीं सकेगा। इसलिए डरना किससे? आदमी 3 चीज से डरता है। आदमी को डर होता है मान जाने का, माल जाने का और जान जाने का। आप घर से निकलते हो, क्या सोचते हो कि साइकिल से टक्कर हो जाएगी, ट्रक आपको आपकी हड्डी पसली तोड़ के चला जाएगा? क्या योजना बना के निकलते हो? लेकिन ट्रक आता है, टक्कर मारता है, हड्डी तोड़ता है, चला जाता है। भैया जब दुख अपनी योजना से नहीं आते तो सुख भी अपनी योजना से नहीं आते। दिन और रात की तरह सुख और दिन आते जाते रहते हैं, ये उनका काम है, मेरा काम है घर से निकलना। तो मान जाने का डर, जान जाने का डर और माल जाने का डर, जो इन 3 डरों से बच गया वो हर लड़ाई जीत सकता है। मैंने लड़ाई लड़ी है, इसलिए उपदेश नहीं दे रहा, अनुभव से बता रहा हूं। लड़ने में बहुत मजा है, तमाशा देखने में नहीं। वंदे मातरम। भाई विनीत नारायण जी वो कर्म से योद्धा हैं और जीवन में विनीत है। विनीत माने विनम्र। और नारायण उस भागवत सत्ता के प्रति अटूट आस्था, वो तो जीवन में पराकाष्ठा पर है ही। मैंने जब इनकी ये पुस्तक पढ़ी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार, माने काला धन का कारोबार किस कदर पूरे विश्व में फैला है और किस तरह से दुनिया के ताकतवर लोग इसको संचालित करते हैं। और जब इसके पेज 29 के ऊपर मैंने इस जैन हवाला कांड का, अच्छा हमने नाम ही नाम सुना था, कई विषयों में हम खाली सुनते हैं, उसको जानते नहीं है। अब जैन हवाला कांड आप सबने भी सुना है ना? सुना है, सारे हिंदुस्तान ने सुना है। इन लोग, ये जो इसमें शामिल लोग थे ना, उनकी 5 पेजों में लिस्ट है। जब मैं इस लिस्ट को पढ़ा, मैंने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मैंने कहा ये कौन कौन है, तो इसमें तो कोई बचा ही नहीं। आप पढ़ लेना। अब ये कह रहे थे कि भाई आप इसको नेट पर भी पढ़ सकते हो, तो इस डायरी में ना ये नाम आप पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा जिन लोगों को हम ईमानदार समझ रहे हैं भीतर क्या है। ये सारे नाम हैं, तुम इंटरनेट पे पढ़ लेना, और नहीं तो ये इनकी पुस्तक में यही रखवा दूंगा, खरीद ले जाना। इसमें कोई बचा ही नहीं है, किसका बोलूं? तो
अभी आप इसको पूरा पढ़ लेना ना। ये तो अच्छा, नाम में तो खूब आपको इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये जो काम करने वाला था उसके ऊपर क्या बीती होगी ना, ये तो मैं पता लगेगा। हाँ, ये नेट का एड्रेस है www.vinitnarayan.net, ठीक है। VINEETNARAIN vinitnarayan.net NET। नाम है भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार। आप इससे जब ये खोलेंगे ना आप नेट, इस पर सब मिलेगा। इसमें सारा हवाला है, सारा घोटाला है। और जो है इसमें आप जब देखेंगे ना तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ये हो रहा है। ये तो केवल आपको एक बानगी है इन घोटालों की। जब ये काले धन का ना, तो ये देश, मैंने कहा था ना, जो समझता था ना कि हम ये खानदानी नेता हैं, इनमें खानदानी लुटेरे मिलेंगे। अरे जिसका बाप लुटेरा था उसका बेटा लुटेरा क्यों नहीं होगा? ये तो स्वभाव में है। अब देखो, मैं नाम तो नहीं लूंगा, दूसरी पुस्तक और है, चलो अब पूरा पढ़ लेना, फिर एक का नाम लेने से पक्षपात लगेगा। अदालत की अवमानना, कानून का दुरुपयोग। किस तरह से एक सच्चे योद्धा को, एक देश के लिए ईमानदारी से जीवन जीने वाले व्यक्ति को सताया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। चारों ओर से जालिम उसके ऊपर जुल्म करते हैं। ये तो कुछ चीजें इसके अंदर लिखी, आप सब चीजों को पढ़ोगे ना, कैसे रात को 12 बजे, सुबह ही 4 बजे बोले फोन करके कि अब कल से तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे। बोले क्या क्या नहीं किया, और उस सब को सह करके भाई विनीत जी लड़ते रहे। एक बार उनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है।